हेलो एवरीवन। भरपूर स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, और क्लास 2 को हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। और ये जो शुरू होने वाली है क्लास, ये कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इससे पहले हमने कॉन्सेप्चुअल छोटा छोटा क्लास पहले कर चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। और ये जो है क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही जुड़ेंगे तो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज हम क्राउन का शासन 1858 से 1947 के लिए। आपको बता दूं कि इससे पहले भारत का संवैधानिक विकास जो 1773 से लेके 1853 तक का जो चार्टर एक्ट तक था, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये 1 बाय 1 सेक्शन में भी कंप्लीट हुआ है और एक क्रोनोलॉजी वीडियो में भी कंप्लीट हुआ है। तो आप इसको पूर्ण रूप से देख लीजिए। और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अब क्राउन का शासन, यानी कि 1858 से 1947 की यात्रा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान रहे थे इसमें। 1858 से 1947 तक मुख्य घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। भारतीय शासन अधिनियम 1858 आया था। इसके बाद हमारा जो आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1881, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी आपके एक्ट हैं। भारत का संवैधानिक विकास है, बहुत बोरिंग टॉपिक हो जाता है, लेकिन आप इसको जिस तरह से मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आप उस तरह से करेंगे तो आपके लिए पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अब इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 1800 ये जो है 1853 तक चार्टर आए थे। अब 1853 के बाद एक घटना घटती है, उसको कहते हैं 1857 का विद्रोह। और हम भारतीय हैं तो उसको 1857 की पहली क्रांति कहते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का प्रशासन चलाने में विफल रही है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, वहाँ की पार्लियामेंट ने ऐसा कहा। जनता में असंतोष, सैन्य असंतुलन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कंपनियों में दमनकारी नीतियों को जिम्मेदार माना गया। इसीलिए 1858 का अधिनियम लाया गया। इससे भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यह आधुनिक भारतीय प्रशासन व संवैधानिक विकास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो टर्निंग पॉइंट, असली टर्निंग पॉइंट था 1857 की क्रांति। जो क्रांति हुई थी, ये इसका असली टर्निंग पॉइंट था। तो ये पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए। जब आप आगे पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब समझते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1858। अब इसके मुख्य प्रावधान समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था 1858 के जो शासन अधिनियम। ये देखो, ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। इसका हम डिटेल में इस क्लास के बाद इनको ब्रेक करेंगे। जैसे कैसे ब्रेक करेंगे, एक क्लास आएगी भारतीय शासन अधिनियम 1858 पे, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चन शामिल होंगे। फिर उसके बाद 1861 पे आएगी, 1892 पे आएगी, 1909 पे आएगी, 1919 पे आएगी, 1935 पे आएगी, 1947 पे आएगी। फिर जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इसमें ये छूट गया या ये छूट गया। जब ये क्लास आएंगे तो कुछ नहीं छूटेगा। अभी ये जो है ना, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट है। मतलब अगर आपको इतना भी आता है ना, इतना भी आपको याद है, तो प्रीलिम्स और मेंस में आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। इतनी गारंटी है, 100% गारंटी है। तो इसको पहले कर लेते हैं। 1858 मुख्य प्रावधान क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो किसका शासन आ गया था? अब जो है सीधे ब्रिटिशर्स जो थे, जो लंदन की पार्लियामेंट थी,
उनका शासन था, यानी कि क्राउन का शासन। ठीक है। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति हुई। भारत का सर्वोच्च प्रशासक भारत में गवर्नर जनरल अब वायसराय वॉयसराय कहलाया। पहला वॉयसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है आपको। वायसराय को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय प्रजा की कल्याणकारी सुरक्षा का दायित्व दिया गया। इंडियन काउंसिल 15 सदस्य जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए बनाई गई। भारतीय शासकों को आश्वासन दिया गया कि उनके राज्यों का सम्मान किया जाएगा। आगे समझते हैं इसका महत्व क्या हुआ। भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत हुई, यानी कि ब्रिटिश शासन का मतलब वहाँ के जो क्राउन था उसकी। कंपनी शासन का अंत हुआ। भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना। प्रशासन और नीति अधिक केंद्रीकृत हो गई। बात कर लेते हैं इसके अ, आगे की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, काउंसिल एक्ट 1861 की प्रमुख बिंदु हैं इसके। विधायी परिषद का विस्तार हुआ। पहली बार नामांकित भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया। तो पहली बार भारतीयों को नामांकित परिषद में कब शामिल किया गया था? तो 1861 में। ये पॉइंट आप स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए इसको। विधायी विकेंद्रीकरण, बंबई व मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां लौटाई गईं। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार वायसराय को मिला। भारतीयों की मामूली भागीदारी का आरंभ हुआ 1861 में। याद रखना है आपको। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सदस्य जो थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जिससे परिषद का दायरा विस्तृत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। इसने कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, जहां उम्मीदवारों को स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता था। वित्तीय मामलों पर बहस का अधिकार मिला। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई, हालांकि वे उस पर मतदान नहीं कर सकते। तो बहस देने की अनुमति कब दी गई थी? 1892 में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आयोग ने पूछा है। प्रश्न पूछने का अधिकार। सदस्यों को कार्यकारी सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ी। ये भी कब हुआ? 1892 में। आप पॉइंट को नोट करते रहिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात कर लेते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स की। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई, जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। इससे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सदस्यता में वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिए। कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। ये पूरी स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। विधायी शक्तियों में वृद्धि हुई। विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और प्रस्ताव पेश करने जैसे अधिकारों के साथ कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गईं। हालांकि इन प्रस्तावों पर सरकार बाध्य नहीं थी। अन्य प्रावधानों की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी निगमों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों जैसे समूहों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान। इसको द्वैध शासन की शुरुआत माना जाता है, जहां भारतीयों के अधीन और ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन, यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट। जो रिजर्व थे वो ब्रिटिशर्स के लिए थे और जो ट्रांसफर्ड थे वो भारतीयों के लिए थे।
द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में मानी जाती है। आप यहाँ से आप इम्पोर्टेंट है ये, पीवाईक्यू के आ चुका है पीवाईक्यू में, और आयोग ने कई बार इसको पूछा है। प्रांतों में संवैधानिक उत्तरदायित्व की शुरुआत हुई। कहाँ शुरुआत हुई? प्रांतों में। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन हुआ। केंद्रीय विधानसभा में भारतीय विधायकों की संख्या बढ़ाई गई। महत्व जान लेते हैं। भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया। राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हुए। अब बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, और इसके की पॉइंट समझते हैं। संघीय संरचना यानी कि फेडरेशन का प्रस्ताव आया। प्रांतीय स्वशासन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई। द्वैध शासन समाप्त, यानी कि ये द्वैध शासन शुरू हुआ 1919 में। द्वैध शासन ये शुरू हुआ, यह शुरू हुआ और 1935 में समाप्त हुआ। तो आपको ये 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जो आपको कंप्लीट होने चाहिए याद। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, रिजर्व्ड व ट्रांसफर्ड विषयों का प्रबंधन किया गया। महत्व जान लेते हैं। आधुनिक भारतीय संविधान की नींव का 80% ढांचा इसी पर आधारित है। जो अभी जो आधुनिक भारतीय संविधान है, जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 80% जो ढांचा है वो इसी वाले अधिनियम पे, किस वाले अधिनियम पे? 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, देश को स्वतंत्रता प्रदान की और इसे दो संप्रभु राज्य, एक हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, और दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बना दिया। इस अधिनियम ने स्वतंत्रता के लिए दशकों के संघर्ष की परिणति को चिन्हित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना हुई। ये हमारे की पॉइंट्स थे। और अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और जिन पे हमारे सेपरेट्स और कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन सहित और फ्लो चार्ट के साथ में वीडियो हम जो आपको देने वाले हैं। 1858 शासन कंपनी के क्राउन को ये आपको देंगे। 1861 नामांकित भारतीय विकेंद्रीकरण, 1892 अप्रत्यक्ष चुनाव और 1909 सेपरेट इलेक्शन, 1919 द्वैध शासन यानी कि डायरेक्ट, 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फेडरल स्कीम और 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में याद रखिए। देखिए क्या है कि आयोग क्रम को भी पूछता है कि किस क्रम के बाद क्या हुआ था। तो आपको इधर वाली जो चीजें है ना, ये याद होनी चाहिए, ये वाली आपको याद होनी चाहिए। इनको क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है कि द्वैध शासन कब आया, इंडिपेंडेंस एक्ट कब आई, अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुए, नामांकित भारतीय विकेंद्रीकरण कब हुआ। तो आपको ये सन के साथ में याद रखने हैं। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी हमारा चैनल प्री मैच्योर चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे की रणनीति उसी के अकॉर्डिंग तैयार करें। यदि आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग, आपका साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।